Please like and subscribe my channel Josna Classes. हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लागत सिद्धांत। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत की विवेचना किसने की है? प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डेविड रिकार्डो ने। ठीक है, इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन 1817 में टेरेंस ने अपने एक पैम्पलेट एंड ऐसे ऑन द एक्सटर्नल कॉम ट्रेड में 1815 में की थी। ठीक है, इस सिद्धांत को तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, इस सिद्धांत में जेएस मिल, केयरनेस, वेस्टिंग, टांजिंग तथा हैबरलर आदि अर्थशास्त्रियों ने कई सुधार किए हैं। मतलब जो ये अर्थ सिद्धांत पहले था उसमें काफी चेंजेस किए हैं लोगों ने। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश को उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करनी चाहिए, अर्थात प्रत्येक देश उन वस्तुओं का उत्पादन एवं निर्यात करता है जिनके उत्पादन में उसकी तुलनात्मक लागत क्या होती है? न्यूनतम होती है। ठीक है, अर्थात उससे अधिक लाभ होता है। ठीक है, जिसके इसके विपरीत है उन वस्तुओं का दूसरे देश से आयात करता है जिसके उत्पादन में उसकी तुलनात्मक लागत अधिक होती है, अर्थात हानि होती है। मतलब जिसके उत्पादन में उसको हानि होगी, ठीक है, वो दूसरे देश से आयात कर लेगा, और जिसमें उसको लाभ होगा उसका क्या कर देगा? निर्यात कर देगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा इसके अंतर्गत सिद्धांत का कथन। ठीक है, स्टेटमेंट। प्रत्येक देश को किसी वस्तु के उत्पादन में जलवायु, खनिज पदार्थ एवं भौगोलिक स्थिति संबंधी कुछ विशेष सुविधाएं प्राप्त होती है। ठीक है, जिसके कारण उन देशों की तुलना में कुछ वस्तुओं के उत्पादन में विशेषता पाई जाती है। ठीक है, इस कारण वे उन देश उन विशेष वस्तुओं का उत्पादन में विशेषता प्राप्त कर लेता है। ठीक है, इस प्रकार प्रत्येक देश केवल उन वस्तुओं का उत्पादन करेगा जिनकी उत्पत्ति के लिए उसे वहां विशिष्ट सुविधाएं प्राप्त हैं। ठीक है, और उनका ही अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करेगा ताकि इनके अतिरिक्त उपज के बदले में देकर वह अन्य देशों से ऐसी वस्तुएं प्राप्त कर ले जिसके उत्पादन की कम सुविधाएं उसे उपलब्ध हैं या वह उन्हें बिल्कुल उत्पन्न नहीं कर सकता। ठीक है, तो कहने का मतलब भौगोलिक स्थिति की वजह से कोई देश अपने देश में उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करेगा जिसका वो अधिक से अधिक कर सकता है। ठीक है, उसको निर्यात करके अन्य देशों से उन चीजों का आयात कर लेगा जिसकी उसको उस देश में जिसकी प्रॉब्लम है। ठीक है, जो वह उत्पन्न नहीं कर सकता। ठीक है, इस सिद्धांत की जो सारभूत बातें हैं वो निम्नलिखित हैं। ठीक है, तुलनात्मक लागत सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश उन वस्तुओं का ही उत्पादन अधिक मात्रा में उत्पादन करेगा जिसमें उसकी क्या हो, जिससे मतलब उसको लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, जिसे उत्पादित करने में। अगला क्या है? एक देश उन वस्तुओं का दूसरे देश से आयात करता है जिसके कारण उन देशों के उत्पादन में उनकी तुलनात्मक लागत अधिक होती है। ठीक है, अर्थात हानि होती है, और उसका आयात करता है जिससे उत्पादन करने में उसको हानि होती है। ठीक है, मतलब जिसको घाटा होता है। स्पष्टतः यह सिद्धांत तुलनात्मक उत्पादन लागत पर आधारित है, इस कारण इस सिद्धांत का नाम क्या पड़ा है? तुलनात्मक लागत सिद्धांत पड़ा है। ठीक है, स्पष्टता इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश को उत्पादन में विशेषता प्राप्त करनी चाहिए, अर्थात उन वस्तुओं का निर्यात करना चाहिए जिनमें उनके तुलनात्मक लाभ क्या है? अधिक है। ठीक है, अब इसका आधार क्या है? इस अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत व्यापार का हम देख लेते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार विभिन्न वस्तुओं की वास्तविक लागतों में पाया जाने वाला तुलनात्मक अंतर है। मतलब कोई भी जो दो देश हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों करते हैं? क्यों इसलिए करते हैं कि दोनों में आपस में लागतों में तुलनात्मक अंतर पाया जाता है। ठीक है, एक देश में कम लागत पे चीज उत्पन्न हो सकती है, दूसरे देश में अधिक में। यही क्या कहलाता है? तुलनात्मक लागत अंतर। ठीक है, तो इसी पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है? आधारित है। ठीक है, तो रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत श्रम के मूल्य सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि वस्तुओं का मूल्य उसमें निहित श्रम से आंका जाता है और वस्तुओं का परस्पर विनिमय उन वस्तुओं के उत्पादन में लगे हुए श्रम के आधार पर होता है। ठीक है, जिन वस्तुओं का मूल्य समान होता है उनको बनाने में श्रम की समान मात्रा लगती है। इस प्रकार रिकार्डो ने वास्तविक लागत को श्रम के समय के रूप में व्यक्त किया। दूसरे शब्दों में किसी वस्तु का मूल्य, मतलब कहने का मतलब है कि किसी वस्तु का मूल्य उसकी श्रम लागत पर निर्भर करता है। श्रम लागत मतलब जितने लोग उसमें लगते हैं। ठीक है, जितने श्रमिक उसमें लगते हैं या जितने श्रमिकों की जितनी क्षमता लगती है। ठीक है, तो लागतों में तुलनात्मक अंतर क्या होता है? पहले हम ये समझ लेते हैं। ठीक है, लागतों में तुलनात्मक अंतर उस समय होता है जब एक देश
को दूसरे देश की तुलना में ही वस्तुओं के उत्पादन में तुलनात्मक श्रेष्ठता उपलब्ध हो, लेकिन उत्पादन व्यय की दृष्टि से यह श्रेष्ठता एक वस्तु में कम और दूसरी वस्तु में अधिक हो सकती है। ठीक है, मतलब दोनों को श्रेष्ठता तो है, लेकिन लागत क्या होगी, एक वस्तु में ज्यादा लगेगी, एक देश में ज्यादा लगेगी और दूसरे में कम। ठीक है, और श्रेष्ठता किसको प्राप्त होगी, जिसमें लागत कम लगेगी। ठीक है, अब इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, श्रम लागत संरचना क्या है, देखो दो देशों का हम उदाहरण लेंगे, अमेरिका और ब्राजील। ठीक है, अमेरिका और ब्राजील का उदाहरण लेंगे हम। उपयुक्त उदाहरण में क्या है, ब्राजील की अपेक्षा अमेरिका दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन अधिक सस्ता है। देखो शराब अमेरिका में जो श्रम लागत है 80 की लग रही है। ठीक है, और कपड़े में 90 की लग रही है श्रम की लागत। ठीक है, तो इनका अनुपात क्या हो गया, 80:90। 1 इकाई शराब बराबर 0.88 इकाई कपड़ा। ब्राजील में क्या है, देखो शराब के उत्पादन में 120 इकाई लग रही है श्रम की, कपड़े के उत्पादन में 100 लग रही है। दोनों में, अमेरिका की दोनों में कम है और ब्राजील की दोनों में अधिक है। ठीक है, इसमें 120:100, 1 इकाई शराब बराबर 1.2 इकाई कपड़ा। ठीक है, उपयुक्त उदाहरण में ब्राजील की अपेक्षा अमेरिका में दोनों वस्तुओं का उत्पादन अधिक सस्ता है, परंतु अमेरिका में शराब के उत्पादन में अधिक तुलनात्मक लाभ है। अमेरिका में क्या है, शराब में ज्यादा, इन दोनों में ज्यादा अंतर है। देखो इसमें 90 और 100 में, इसमें 10 का डिफरेंस आ रहा है और इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 40 का। ठीक है, क्योंकि शराब में उसकी लागत का अंतर 120 - 40, कपड़े में उसकी लागत का अंतर 100 - 90 की अपेक्षा अधिक है। ठीक है, अथवा लागत अनुपात की दृष्टि से देखने पर 80/120, 80/120, 90/100। ये क्या है, ये बड़ा है और ये छोटा हो गया। यदि दोनों के बीच व्यापार नहीं होता है तो अमेरिका और ब्राजील में वस्तुओं का विनिमय के अनुपात में, निम्न अनुपात में, अगर मतलब दो लोग व्यापार ना करें तो कैसे उत्पन्न करेंगे। देखो अमेरिका 1 इकाई शराब उत्पन्न करेगी तो उसके बदले में उसको उतना 0.88 इकाई कपड़ा उत्पन्न होगा। ठीक है, उतने ही मूल्य में या उतने ही श्रम में। और ब्राजील जब 1 इकाई शराब उत्पन्न करेगी तो उसे 1.2 इकाई कपड़ा उत्पन्न करेगी उतने ही मूल्य में। ठीक है, ये उनका क्या है, पैमाना हो गया एक तरीके से। अब हम देखते हैं कि जब लाभ प्राप्त होगा, लाभ कैसे प्राप्त होगा। यदि संपूर्ण उत्पादन की ओर ध्यान दिया जाए तो भी दोनों देशों के लिए किसी एक वस्तु के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करना अधिक लाभदायक होगा। ठीक है, जैसे कि देखो विशिष्टता के अभाव में, अगर देखो हम दोनों तरीके से देख लेते हैं, विशिष्टता के अभाव में और विशिष्टता की स्थिति में। तो पहले हम अभाव में देख लेते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन। ठीक है, मान लीजिए अमेरिका और ब्राजील दोनों ही अलग अलग कपड़ा और शराब का उत्पादन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में देखिए, अमेरिका 1 इकाई शराब प्लस 1 इकाई कपड़ा बराबर 170 श्रमिक लगा के प्राप्त हो रहा है उसको ये। ठीक है, और ब्राजील 1 इकाई शराब और 1 इकाई कपड़ा कर रहा है तो उसे कितने श्रमिक लगाने पड़ रहे हैं, 220 श्रमिक। यानी 2 इकाई शराब और 2 इकाई कपड़ा करने के लिए उन लोगों को 390 श्रमिकों की आवश्यकता होगी। ठीक है, और जब विशेषता प्राप्त कर लेंगे तो इस स्थिति में देखो अमेरिका द्वारा 2 इकाई शराब उत्पादन करने का व्यय कितना होगा, 160 श्रमिक, और ब्राजील का 200 श्रमिक, यानी कुल श्रमिक कितने, 360। अब 390 और 360 में अंतर है ना, देखिए दोनों में कितना अंतर हो रहा है। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि विशिष्टता की स्थिति में ज्यादा लाभ है। ठीक है, और विशिष्टता के अभाव में अधिक श्रमिक लगाने पड़ रहे हैं, विशेषता की स्थिति में कम श्रमिक लगाने पड़ रहे हैं। ठीक है, अब रिकार्डो के अनुसार यही क्या है, उन लोगों का तुलनात्मक लाभ है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा उस वस्तु को उत्पादन करके भेजने में अधिक लाभ होगा जिससे उत्पादन में अधिक तुलनात्मक लाभ है। ठीक है, कहने का ये मतलब रिकार्डो के अनुसार इस तुलनात्मक लाभ का अंतर की अवस्था में भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होगा, लाभप्रद होगा। यदि कुशल उसमें विशिष्टीकरण प्राप्त करे जिसमें उसकी कुशलता अधिकतम हो तथा अकुशल विशिष्टीकरण प्राप्त करे जिसमें अकुशलता न्यूनतम हो। ठीक है, रिकार्डो ने ये कहा है। ठीक है, ये उनकी मतलब डेफिनेशन जैसी है। अब हम इसको उत्पादन संभावना वक्र द्वारा स्पष्टीकरण कर लेते हैं। देखिए क्या है, उत्पादन संभावना वक्र क्या है, ये शराब का है और ये कपड़े का है, ये अमेरिका का वक्र है और ये ब्राजील का वक्र है। ठीक है, हम इसको देख लेते हैं कि इसको कैसे इन लोगों ने डिस्क्राइब कर रखा है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, स्पष्टीकरण क्या है, देखो रेखा चित्र में तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत स्पष्ट हुआ है। ठीक है, इसमें ए बी क्या है, यानी कि ए बी क्या है, अमेरिका की उत्पादन संभावना रेखा है। ठीक है, 1 इकाई शराब बराबर 0.88 जो मैंने बताया था, ये उसको डोनेट कर रही है। ठीक है, और एसी क्या है, ब्राजील की रेखा है। ठीक है, ब्राजील की उत्पादन संभावना रेखा है। ठीक है, जो क्या उत्पन्न कर रही है, 1 इकाई शराब बराबर 1.2 कपड़ा। ठीक है,
देखिए 1.2 इकाई कपड़ा के आधार पर खींची गई, ठीक है। BC, अब BC क्या है, जो बीच में ये BC है ये उनका अतिरेक है। BC ये वह अतिरेक है जिसे विदेशी व्यापार के दोनों आपस में बांट सकते हैं। मतलब ये जो अतिरेक प्राप्त होगा दोनों व्यापार करके आपस में इसको बांट सकते हैं। B और C के बीच किसी विनिमय, मतलब कोई भी दर वो निर्धारित कर लेंगे। B और C के बीच में कोई भी दर ऐसी निर्धारित कर लेंगे जिसमें उन लोगों को लाभ होगा और व्यापार दोनों को मतलब करना चाहिए, इस यहीं पर वो दर निर्धारित होगी, ठीक है। अंतर केवल इतना है कि इसमें BC, मतलब जो हमने इससे पहले वाले सिद्धांत में मैंने बताया था उनमें BC के बीच की दूरी काफी थी और इसमें कम है। इन दोनों में मान्यताएं क्या है, देखिए केवल श्रम उत्पादन का साधन है, उत्पादन लागतों में केवल श्रमिक व्यय शामिल होता है, ठीक है। ये मान्यताएं हैं। सभी श्रमिक एक ही प्रकार के माने जाते हैं इसमें, ठीक है। उत्पादन उत्पत्ति क्षमता का नियम लागू होता है। उत्पादन के साधन देश के भीतर पूर्णतः गतिशील है, ठीक है, परंतु दो देशों के बीच पूर्णतः गतिहीन है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किसी प्रकार की रुकावट नहीं होती, ठीक है। यह सिद्धांत दो देशों के बीच दो वस्तुओं के व्यापार के आधार पर क्रियाशील होता है। परिवहन लागत पर इसमें ध्यान ही नहीं दिया गया है, ठीक है। दोनों देशों का स्वर्ण विद्यमान होता है। दोनों देश स्थायी संतुलन की ओर सदैव प्रयत्नशील रहते हैं, उनको स्थायी संतुलन प्राप्त करना होता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समान आर्थिक शक्ति वाले दो देशों तथा दो आर्थिक महत्व वाली वस्तुओं में होता है। मतलब इसमें समान ही उनकी आर्थिक स्थिति होगी तभी वह व्यापार करेंगे इस सिद्धांत के अनुसार। सभी उत्पादन के साधन दोनों देशों में पूर्णतः रोजगार की स्थिति, मतलब जब सबको रोजगार प्राप्त होगा। कुछ आलोचनाएं भी हैं, देख लेते हैं हम क्या आलोचना है, ठीक है। हर सिद्धांत की आलोचना होती है, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो इस सिद्धांत की आलोचना है श्रम लागत, नंबर 1 है श्रम लागत की मान्यता। अब श्रम लागत की मान्यता क्या हुई, ठीक है। यह सिद्धांत उत्पादन व्यय में केवल श्रम को सम्मिलित करता है, ठीक है, जो उचित नहीं है, ठीक है। अगला क्या है समता नियम की मान्यता। अब इसमें यह भी कहा गया है कि सबको समान होगा, ठीक है। दोनों देश क्या होंगे समान रूप से कारण, तो ये भी गलत है, ठीक है। और यातायात व्यय, इसमें यातायात व्यय को बिल्कुल छोड़ दिया है। एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने के व्यय के बारे में कुछ नहीं बताया गया, ठीक है। साधनों की गतिशीलता, और ये भी कहा गया है कि मान्यता है कि किसी भी प्रकार की इसमें बाधा नहीं होती, ठीक है। संपूर्ण व्यापार की स्थिति में साधन क्या होते हैं, अगतिशील होते हैं, इन्होंने यही बताया है, ठीक है। अगला क्या है एक पक्षीय सिद्धांत। यह सिद्धांत क्या है, केवल एक ही पक्ष है, मांग मतलब पूर्ति पक्ष पर ही इसमें विचार किया गया, मांग पक्ष पर नहीं किया गया, ठीक है। मांग पे विचार नहीं किया गया, किस पे किया गया है, पूर्ति पे, ठीक है। सुरक्षा वस्तुएं क्या होती है, देखिए कभी कभी कोई देश किसी वस्तु का उत्पादन जानबूझकर करता है, ठीक है, लेकिन चाहे उसमें प्राकृतिक लाभ प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। आजकल मतलब सैनिक वैनिक आप समझ सकते हो, परमाणु मतलब जो भी एटॉमिक चीजें बम वगैरह बनाए जाते हैं, तो इसमें जरूरी नहीं होता कि आयात किया जाए, चाहे उनको लाभ हो या ना हो, वो सब अपने देश में ही बनाना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्या है लागतों को अत्यधिक महत्व। इसमें लागतों को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, ना कि क्वालिटी को, किसी भी चीज को महत्व नहीं दिया गया है, ठीक, केवल लागत को ही महत्व दिया। स्वतंत्र व्यापार नीति, इसमें क्या कहा गया है कि व्यापार में कोई भी बाउंडेशन नहीं होती, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। आयात निर्यात में आपको पता है कितने प्रतिबंध होते हैं एक देश से दूसरे देश में जाने में, ठीक है, तो ये भी गलत है। अगला क्या अर्ध विकसित व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के लिए अनुपयुक्त। ये क्या होता है, जिस देश जो विकसित श्रेणी में जाने का तत्पर है, या अर्ध विकसित है या विकासशील है, उनमें क्या है मतलब उसके लिए यह अनुपयुक्त हो गया। इन्होंने केवल किसके लिए बताया, विकसित राज्यों के लिए बताया, विकसित राष्ट्रों के लिए बताया, ठीक है, तो यह अनुपयुक्त हो गया अर्ध विकसित के लिए। तो इस सिद्धांत का निष्कर्ष हमें क्या बताता है कि एंड में कहने का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिष्ठित सिद्धांत अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है, ठीक है। फलतः आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इसकी कटु आलोचना की है, परंतु इसका आशय यह नहीं है कि सिद्धांत बिल्कुल ही दोषपूर्ण है, ठीक है, ऐसा भी नहीं कह सकते। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित समस्याओं को हल करने में सहायता नहीं पहुंचाता, ये भी गलत है। वस्तुतः इस सिद्धांत ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी सूत्रबद्ध सिद्धांत प्रस्तुत किया है, जो अनेक समस्याओं की व्याख्या के लिए एक महत्वपूर्ण यंत्र साबित हुआ है, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।